स्टूडेंट, मेरा नाम शशांक शेखर है। तो आज हम बचे हुए दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, है ना। तो पिछले क्लास में हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये दो चीजें हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने इन दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में दोबारा से कहना चाहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, किसके पार्टिकल्स पे? सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, दो चीजें हैं। और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है जनरली और नॉन वोलेटाइल होती है, और जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल होती है। ठीक है, ये चीजें बेसिक है इन सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करने में, मतलब सब में हम इसी तरीके सॉल्यूशन को लेंगे। अब होता क्या है, हमने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एलिवेशन मतलब वो बढ़ जाता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, वो घट जाता है। कारण अगेन दोबारा से क्या है, वेपर प्रेशर का घटना, है ना। क्या हुआ था बताओ, सॉल्यूशन के केस में जो वेपर प्रेशर था वो क्या हो रहा था, वो घट जा रहा था एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, है ना। हमने ग्राफ देखा था कल। तो सिमिलर चीज यहाँ पे भी होती है। अब होता क्या है कि सबसे पहले हम समझते हैं फ्रीजिंग कब होती है। फ्रीजिंग कब होती है, जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के जब बराबर होता है तब फ्रीजिंग होती है। सिमिलर टू गैस, ओके। जैसे बॉइलिंग में कहा था हमने कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तब हम उसे क्या बोलते हैं कि वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। और जब यही चीज अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बोले तो जब वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड का सेम हो जाए तब उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। चलो, तो यही चीज यहाँ मेंशन्ड है, द प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज। अब होता क्या है, यहाँ पर अगर आप देखो, ये हमारा ग्राफ है ना, ये ग्राफ है हमारा। और ये हमारा सॉल्वेंट जो है, फ्रोजन सॉल्वेंट का क्या है, फ्रोजन सॉल्वेंट का हमारा वेपर प्रेशर है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। तो एज कंपेयर टू योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहां पे हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जाना था, उस केस में क्या हो रहा था कि ये चीज कांस्टेंट थी, ऐसे करके इस प्रेशर पे हमें जाना है। पर इस केस में क्या है कि हमें जो सॉलिड उसका वेपर प्रेशर क्या है, वेरी कर रहा है ना। तो जब इन दोनों पॉइंट्स का जब जहां पे इन दोनों जब कर्व जब आके मिलेंगे तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो, ये है फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो कि टेम्परेचर के साथ ऑफ कोर्स बढ़ेगा, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये T0F है, मतलब प्योर जो हमने सॉल्वेंट लिया है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो रहा है इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे। क्लियर है। और अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, अगर ये कांस्टेंट होता, सपोज ये फ्रोजन सॉल्वेंट का अगर वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता तो ये वेपर प्रेशर क्या होता, ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट घटने की जगह वो भी बढ़ जाता। पर क्या होगा, यहाँ पे घट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये डाउन है। ठीक है, ये क्या वेरिएबल है, तो ये इसे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब एट ए मच लोअर टेम्परेचर इसे क्या कर रहा है, इसे कट कर रहा है, और हमें फ्रीजिंग पॉइंट एट ए मच लोअर टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। क्लियर है। नाउ एट दिस पॉइंट वी कॉल दिस एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो चेंज कितना आया, इनिशियली T0F था और अब क्या हो गया, TF। तो डेल्टा TF क्या होगा, T0F माइनस TF, है ना। T0F माइनस TF हमारा होगा। अगर आप याद करो डेल्टा TB क्या था, तो TB माइनस T0 भी था, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल था। और ये क्या, इनिशियल माइनस फाइनल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमें पॉजिटिव रखना है। और पॉजिटिव कब रहेगा, जब हम जिसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक वैल्यू क्या ले, बड़ा ले। ठीक है, बड़े में से अगर छोटे को सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी वो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो हमें पता है कि डिप्रेशन पॉइंट क्या, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, डिप्रेस हुआ, मतलब कम हुआ, है ना। तो हम क्या लेंगे, इनिशियल वाले को लेंगे जो कि ज्यादा था। क्लियर है। ओके, सो दिस इज योर ग्राफ। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, दोनों बॉइलिंग वाले केस में भी ग्राफ था ये, और यहाँ पे फ्रीजिंग वाले केस में भी ग्राफ है, और ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब
सिमिलरली हम भी इसको भी हम क्या करना चाहेंगे, क्वांटिफाई करना चाहेंगे। क्वांटिफाई इन द सेंस हम इसे बेसिकली फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहेंगे ताकि हम देख सके कि किस अमाउंट में ऐड करने से क्या फ्रीजिंग पॉइंट पे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब एक्यूरेट नंबर्स पे हम डील करना चाहेंगे। ठीक है, तो देखो ये है हमारा टी नॉट एफ। ओके, ये हमारा क्या है, टी नॉट एफ, और ये टी एफ है। ये हमें पता है क्या क्या है ये दोनों। ये है टी नॉट एफ जो कि है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये टी एफ है हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। कौन से सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन का जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इस डिक्रीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इनिशियल था उसमें से हम फाइनल को घटा देंगे, और ये जो डिप्रेशन आया इसे हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ओके, अब सिमिलरली जो ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और नॉन वोलेटाइल पार्टिकल के ऐड होने से ही ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इनहैंस हो रही है। ठीक है, तो जितना ज्यादा पार्टिकल होगा सॉल्यूट का या फिर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, उतना ही क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो डिप्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिनोट करने के लिए मोलैरिटी का यूज कर रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन टर्म जो है मोलैरिटी है। ठीक है, क्योंकि हम सॉल्यूशन के साथ जब डील करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मोलैरिटी या मोलैरिटी ऐसी कोई चीज रहे, और जब हम गैस के साथ डील करते हैं तो हम चाहते हैं मोल फ्रैक्शन में। तो देखा था आपने, हमने जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात की थी तो वहां पे हम मोल फ्रैक्शन ले रहे थे, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मोलैरिटी ले रहे हैं। अगेन मोलैरिटी किसकी, जो सॉलिड पार्टिकल है, जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल है उसकी, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और सिमिलर टू जैसे हमने के प्रोपोर्शनलिटी हटा करके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पे हमने क्या किया, इस कांस्टेंट को हटा के के एफ को इंट्रोड्यूस कर दिया, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम आ गया। तो के बी और के एफ दोनों ही क्या होते हैं, सॉल्वेंट डिपेंडेंट होते हैं, सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करते कि आप कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का सॉल्वेंट ले रहे हो, सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगेन हमने मोलर मास को लिखा, क्या सॉरी मोलैरिटी को लिखा, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज W2/M2 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब क्योंकि हमने मान रखा है कि W1 किस में गिवन है, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट किस में गिवन है, ग्राम से में गिवन है, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, इसे कन्वर्ट कर रहे हैं kg में, 1000 से डिवाइड करके कन्वर्ट कर देंगे, है ना। अब kf की यूनिट क्या होगी, केल्विन kg पर मोल, सेम टू kb, है ना। इसे हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एलिवेशन पॉइंट डिप्रेशन, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं उस वाले को। यहाँ पे इसे हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, उसे हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं केबी को। इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, और केबी को हम बोलते हैं इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में केएफ की वैल्यू दी गई हो पर लैंग्वेज जो यूज किया हो गया हो वो आपको ना पता हो। ठीक है, तो आपको ये जरूरी है कि आप तीनों नाम अपने दिमाग में रखो। ठीक है, तो कौन कौन से नाम है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, अगर आपने एक ये तीन याद कर लिए तो उसके अपोजिट वाले आपको पता होंगे। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट उसका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट तो उसका हो जाएगा केबी, ओके दैट इज इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द फॉर्मूला, यहाँ हमने ये चीज निकाल ली थी, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी। देखो वैल्यू पुट की गई है W2/M2 W1/1000, है ना। ओके, तो हमें क्या निकालनी थी चीजें, जो वो है फाइनली हमें M2 निकालना है। मैंने बता रखा है अगेन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज हम मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने मोलर मास निकाल लिया उस सॉलिड पार्टिकल का जो कि अननोन था। अब आते हैं केएफ केबी के इंडिविजुअल फॉर्मूलाज पे, है ना। इनके खुद के एक इंडिविजुअल फॉर्मूला है जो कि यहाँ गिवन है। पहले अगर केएफ के लिए बात करें तो ये है R इंटू M1, जहाँ R क्या है हमारा, R हमारा गैस कांस्टेंट है, M1 क्या है, सॉल्वेंट का मोलर मास है। ठीक है, क्या है, सॉल्वेंट का मोलर मास। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन ही क्या होता है, सॉल्वेंट के लिए होता है, मल्टीप्लाइड बाई टी एफ स्क्वायर जो कि है
freezing point of the solvent divided by 1000 into delta H fusion. Delta H fusion क्या है? Enthalpy change during fusion reaction. Fusion क्या? Fusion मतलब वो वाला fusion reaction नहीं, ये fusion मतलब your this solid is getting converted into liquid, वो वाला fusion है ना। और अगर मैं बात करूं केबी की, अब केएफ है तो वहां पे सॉलिड और लिक्विड का इंटरचेंज दिखा जा रहा है, इसलिए डेल्टा एच फ्यूजन लिया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं केबी की, दैट इज इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और यू कैन से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, तो उसके लिए क्या है, आर है कॉमन, M1 भी है। टीएफ की मतलब फ्रीजिंग पॉइंट की जगह हम क्या ले रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, ये पहला डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस है कि हम डेल्टा वेपराइजेशन ले रहे हैं, मतलब इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग वेपराइजेशन, है ना। और इससे हम क्या करेंगे, अपना केएफ और केबी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सिंपल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, देखो अगर आप, तो वाटर के लिए ये केबी है 0.52, इथेनॉल के लिए 1.20, साइक्लोहेक्सेन के लिए 2.79, है ना। तो ये कुछ वैल्यूज गिवन है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको एट लीस्ट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्यूरेटली पता होना चाहिए, 373.15। इस पूरे टेबल में अगर कोई एक चीज आपको पता होनी चाहिए तो वो है ये वैल्यू, और अप टू सेकेंड डेसिमल पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, फिर 373 केल्विन पे बॉईल करता है। आपको एक्यूरेटली पता होना चाहिए, पॉइंट के बाद दो डेसिमल है, 0.15, 373.15 पे वाटर क्या करता है, बॉईल करता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम मूव करेंगे ऑस्मोसिस की तरफ। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑस्मोसिस काइंड ऑफ ट्रिकी साउंड करता है पहले बार में, जब आप समझना चाहेंगे तो ये ट्रिकी साउंड करता है, क्योंकि आपके जो जनरल कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा सा आपको डिफर लगेगा, पर एक्चुअली होता वही है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक साइड हमने क्या किया, पहले इस डायग्राम को समझते हैं ना। एक साइड हमने क्या किया, सॉल्वेंट पार्टिकल का हाई कंसेंट्रेशन ले लिया है, ठीक है, और सॉल्वेंट पार्टिकल का लो कंसेंट्रेशन लिया है। कंसेंट्रेशन लो है, कैसे लो है, क्योंकि देखो सॉल्वेंट पार्टिकल तो ऑलमोस्ट सेम नंबर में है, ठीक है, पर हाँ कम है, एक्चुअली कम है। तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली, आप ये बोल सकते हो कि सॉल्वेंट का यहाँ पे कंसेंट्रेशन क्या कम है, ठीक है, राइट। तो ओके, वन चेंज इज देयर। देखो ये सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूट है, ये जो बड़े पार्टिकल है वो क्या है, सॉल्यूट है, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट है। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। ठीक है, अगेन ये बड़े वाले पार्टिकल्स क्या है, सॉल्यूट है, और ये छोटे वाले पार्टिकल्स क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेफ्ट साइड में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्यूट का कम है ना। राइट साइड में क्या है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है और सॉल्यूट का ज्यादा है। क्लियर है, ये विजिबल है बिल्कुल इस डायग्राम से। अब हमने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कंपार्टमेंट में रख के और बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नाम का एक चीज यहाँ पे रख दी। आप इस चीज को एक बैरियर की तरह समझ सकते हो, कि जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही पास होने देती है ना। मतलब इसका जो होल का साइज होता है, मतलब इसमें पोर्स बने होते हैं, ठीक है, पोर्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को पार होने देती है। पर सॉलिड पार्टिकल एज कंपेयर टू सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो ये इनके थ्रू पास नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लेफ्ट साइड में ज्यादा है, तो पार्टिकल कहां से कहां मूव करेंगे, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मूवमेंट किधर होगा, इधर से इधर होगा। ठीक है, अब यही चीज अगर उल्टे तरीके से बोलूं, कि अगर मैं सॉल्यूट के टर्म में बोलूं, ये तो मैंने सॉल्वेंट के टर्म में बोल दिया कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मूव टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन ऑफ, मूवमेंट किसकी हो रही है, सॉल्वेंट पार्टिकल की, और किधर से किधर हो रही है, जहां पे सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन है वहां से मूव कर करके सॉल्वेंट कहां जा रहा है, जहां पे सॉल्वेंट का लो कंसंट्रेशन है। पर आप ये भी बोल सकते हो कि सॉल्वेंट का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, जहां पे सॉल्यूट का लो कंसंट्रेशन है, और मूव किधर कर रहा है, सॉल्यूट के हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो आप ये लाइन पढ़ोगे कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल, और ये जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूट के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो आपको लगता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है,
जनरली क्या होता है, हाई से लो अपन ट्रैवल करते हैं, ठीक है, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी में जाना चाहते हैं, पर यहाँ उल्टा हो रहा नहीं हो रही है सही चीज, क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल ही मूव कर सकते हैं। तो अगर आप उस टर्म में देखना चाहो, अगर आप लॉजिकली सोचना चाहो, तो आपको सॉल्वेंट पार्टिकल के कंसंट्रेशन को कंसिडर करके समझना होगा, है ना। ओके, नाउ अब आता है ये जो एसपीएम है, ये बेसिकली मैंने बताया था कि इसमें जो पोर्स होते हैं वो सर्टेन डायमेंशन वाले पार्टिकल्स को ही अलाउ करते हैं, जिनके पार्टिकल जो कि बिल्कुल सेलेक्टिव होते हैं। अब ये जो एसपीएम है, ये क्या किससे बने होते हैं? ये हो सकते हैं कि एनिमल या फिर वेजिटेबल से बने हो, ठीक है ना, या फिर पिग के ब्लैडर से बना हो, पार्चमेंट से बना हो, ठीक है, सेलफोन से या फिर कोई सिंथेटिक जैसे सेलोफाइन हो, है ना। तो इन ये सब क्या है, एसपीएम के एग्जाम्पल है। क्लियर है। और यहाँ पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये बात करना चाहूंगा कि ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल है, इनका साइज छोटा है एज कंपेयर टू योर सॉलिड पार्टिकल। ये क्लियरली विजिबल भी, और ये एक्चुअली होता है। अब इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जहां पे क्या हो रहा है, अगर मैं सॉलिड के टर्म में बोलूं, सॉलिड के कंसंट्रेशन के टर्म में, कि जहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ट्रेवल कर रहे हैं सॉलिड के रिस्पेक्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ये फ्लो कब तक होते रहेगा, जब तक कंसंट्रेशन ना डेवलप हो जाए, मतलब कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम ना सस्टेन करे, मतलब दोनों साइड का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, तब तक ये फ्लो क्या होगा, चलते रहेगा। और इस प्रोसेस को, इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, है ना। इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि दोनों साइड इस पिस्टन पे जो प्रेशर लग रहा है वो पी एटीएम है, तो मतलब वो प्रेशर आपस में कैंसल आउट हो जा रहा है, इधर से जो प्रेशर लग रहा है वो इधर से लग रहा है। अब हमें क्या करवाना है, सपोज हमें इस फ्लो को स्टॉप करना है ना। ये जो फ्लो हो रहा है, सॉल्वेंट जो है वो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूव कर रहा है। इस फ्लो को हमने क्या करना है, स्टॉप करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। देखो इधर क्या है, सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन है, मतलब सॉल्यूट क्या है, कम कंसंट्रेशन में। तो मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है, इधर से इधर हो रहा होगा, राइट टू लेफ्ट। तो हम क्या करते हैं, प्रेशर को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और प्रेशर को इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि ये जो मूवमेंट हो रहा है राइट टू लेफ्ट, वो बंद हो जाए। देखो इसे ऐसा समझो कि सपोज आपने क्या किया, यू ऑल नो दैट आपके घर में पानी आता होगा टैप से, है ना। सपोज आपने क्या किया है कि एक टैप ले लिया, है ना। उस टैप में क्या है कि एक होल बना हुआ है, ठीक है, नीचे की ओर, राइट। अब सपोज आपने मान लिया वो पाइप जो आपने लिया है, वहां पे एक जगह पे क्या है, थोड़ा सा वीक है, क्या है वहां पे थोड़ा सा वीक है, ठीक है, वीक मतलब जंग लगा हुआ है या फिर ऐसा कुछ है। अब अगर आप क्या करोगे, नीचे से अगर प्रेशर अप्लाई करोगे, मतलब कि उस पानी के फ्लो को अगर रोकोगे, तो क्या होगा, हो सकता है अगर वो वाटर का फ्लो अगर इनफ हो, तो वो क्या करेगा, वो डैमेज करके पाइप को बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक साइड प्रेशर लगाओगे, मतलब अगर नीचे से आपने पाइप पे प्रेशर लगाया, तो प्रेशर क्या होगा, चारों तरफ वाटर अपने चारों तरफ प्रेशर अप्लाई करता है। तो वही चीज कुछ इस तरीके से हो रही है कि इधर से इधर मूवमेंट था, ठीक है, आपने क्या किया, प्रेशर अप्लाई करके इस मूवमेंट को रोक दिया, ठीक है। क्लियर है। इस और इससे हम ये जो एक प्रिंसिपल है, इसका हम यूज भी करते हैं एक जगह पे, कार लिफ्ट करने या फिर कोई हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करने के लिए। सपोज आपने यहाँ पे एक छोटी सी पिस्टन बना दी, ठीक है, और आपने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, और यहाँ पे आपने कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया। तो अगर आपने प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये जो है, ये पिस्टन ऊपर की ओर मूव कर जाएगी, ठीक है, रादर देन स्टॉपिंग, ये ऊपर की ओर उल्टे की ओर मूव कर जाएगी। तो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हमने क्या कर रहा है, हम यहाँ पे ऑस्मोसिस को स्टॉप करवा देते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसे हम बोलते हैं। तो ये जो पाइप प्रेशर हमने लगाया ताकि इस ऑस्मोसिस को स्टॉप कर सके, इसी पाइप प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी। सी हमारा कंसंट्रेशन है, आर हमारा गैस कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर जो कि केल्विन में रहेगा। अब डिपेंड करेगा कि आप सी क्या ले रहे हो, उसी हिसाब से आपका आर भी चेंज होगा। अगर आप जो सी है वो क्या है, वो कंसंट्रेशन है, बेसिकली मोलैरिटी है, ठीक है, यहाँ पे हम मोलैरिटी लेते हैं। तो दोबारा से रिवाइज करवा दूं कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म कहाँ यूज होता है। तो अगर मैं बात करूं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, तो वहां पे हम मोल फ्रैक्शन लेते हैं।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वहां पे हम मोलैलिटी लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे क्या लेता है, मोलैरिटी लेता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है N2/V, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम, है ना। तो N2 हम लिख सकते हैं W2/M2, और यहाँ से अपना हम M2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, यूज करके अपना मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। सो द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, जो कि इस राइट से लेफ्ट वाले मूवमेंट को जो स्टॉप कर दे, मतलब जो सॉल्वेंट मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, उसको जो स्टॉप कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस की। ठीक है, हमने क्या किया अभी कि जस्ट प्रेशर इतना अप्लाई किया कि जो वाटर का फ्लो है वो रुक जाए। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो प्रेशर देखो यहाँ पे, देखो इस स्मॉल पिस्टन के थ्रू अप्लाई करा, कहीं भी अप्लाई करोगे, जितना भी अप्लाई करोगे वही अमाउंट ऑफ प्रेशर हर जगह वाटर पूरे कंटेनर में अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट्स नेम, बट देयर इज अ प्रिंसिपल इन फिजिक्स व्हिच डील्स विद दिस, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो प्रेशर हमने लगाया वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता, जस्ट उस फ्लो को स्टॉप कर रहा था, और अगर उससे हमने ज्यादा लगा दिया तो वो क्या करेगा, वो फ्लो को उल्टा कर देगा, है ना। तो देखो अब क्या होगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे, है ना, अब क्या होगा, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल ही मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल जो है उनका साइज इनफ है, किसके लिए, उनका साइज इनफ है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करने के लिए, है ना। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, ये सॉल्वेंट पार्टिकल पास करने से हम प्यूरिफाई कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं, प्यूरिफाई, क्योंकि इस साइड जो हमें मिल रहा है वो क्या, फ्रेश वाटर, वो क्या है, क्लियरली एक फ्रेश वाटर है। नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेम परमेबल, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जो फ्लो होना चाहिए था, अगर हम उसके अपोजिट साइड में, विपरीत दिशा में अगर फ्लो करवा दे तो क्या होगा, हमें रिवर्स ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो 3 केसेस बनते हैं। अगर आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपका जो प्रेशर है वो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम हुआ तो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। अगर उसके बराबर हुआ तो बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगा। अगर उससे ज्यादा हुआ तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, है ना। तो ये 3 केसेस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इससे। अब आते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पे। आइसोटोनिक सिंपल है, अगर हमने 2 कंपार्टमेंट्स लिए और दोनों कंपार्टमेंट में हमने सॉल्यूशन बनाया और बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल के इन दोनों सॉल्यूशन को अगल बगल रख दिया, अगर नेट फ्लो सॉल्वेंट का कहीं से कहीं भी नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, और हमें क्या होगा, हमें फ्लो देखने को नहीं मिल रहा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, दोनों में सेम है। ठीक है, दूसरे केस में क्या किया हमने, अगर हमने हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड ले लिया, ठीक है, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड ले लिया तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, फ्लो इनटू इट, अब वाटर क्या करेगा, उसके अंदर फ्लो कर जाएगा, है ना। ये एक केस हो सकता है। देखो ऐसा समझो, ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक बेसिकली एक सेल को डिफाइन करने के लिए किया गया है इसका यूज। तो सेल में पता है कि हमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है ना। तो अगर आपने क्या किया कि वाटर का कंसंट्रेशन ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया, और वाटर में जो आपने जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है उसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट का कंडीशन कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा हो, ठीक है, एक ये केस। और अगर जो बाहर का जो कंसंट्रेशन है ना, जो अपने बाहर का जो सॉलिड का कंसंट्रेशन है वो कम हो और अंदर का कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो सॉलिड का, ठीक है। ठीक है, ये दोनों केस होते हैं। तो जब बाहर का वाटर का जो कंसंट्रेशन है, ब्राइन सॉल्यूशन बोलेंगे आप उसे, तो जो ब्राइन सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया उसका जो कंसंट्रेशन है, अगर वो सपोज कम हुआ अपने सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन से, कंसंट्रेशन से, तो क्या होगा, वाटर जो है वो बाहर से अंदर की ओर मूव कर जाएगा, ठीक है, और सेल में क्या होगा, पानी भर जाएगा, है ना। और जो दूसरा, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जो दूसरा केस बनता है वो क्या है, अगर आपने बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा ले लिया तो जो सेल के अंदर का वाटर है वो बाहर की ओर मूव कर जाएगा, है ना। तो वो सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। अब यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कौन काम कर रहा है, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है।
तो हमारा जो सेल वाल है वो एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम करता है। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? अब देखो यहाँ पे वही चीज लिखी है, तो हमने क्या लिया, ब्लड सेल लिया है, ठीक है। तो जब हम इसे सेलाइन सॉल्यूशन में, यानी आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का एक सॉल्यूशन समझ सकते हो, तो जब इसको सेलाइन सॉल्यूशन में डालते हो और जो NaCl का कंसंट्रेशन है अगर वो 0.9 से ज्यादा हो, ठीक है, मतलब आपने जो सॉल्यूशन लिया है उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट का कंडीशन है वो ज्यादा हो, तो वाटर क्या करेगा, आउटवर्ड की ओर फ्लो कर देगा, ठीक है, वाटर द ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सेल, राइट। तो पहले केस में क्या होगा, अगर ज्यादा है तो बाहर की ओर फ्लो करेगा, और अगर अंदर की ओर फ्लो कर देगा तो उसे क्या बोलते हैं, उस केस को एडेमा बोलते हैं। सिमिलरली अगर आप रॉ मैंगो लेते हो और उसको अगर ब्राइन सॉल्यूशन जो कि सॉल्ट वाटर उसमें डाल देते हो, तो बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, सारा वाटर क्या होता है, बाहर की ओर फ्लो कर देता है ना। तो उसके कारण क्या होता है, फिर वो मैंगो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और यही पिकल्स में यही चीज होती है। अगेन यही ऑस्मोसिस क्या होता है, प्लांट रूट में भी यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि अपने वाटर वगैरह प्लांट रूट से होते हुए फ्लो कर सके। क्लियर ये चीज? तो दिस वाज ऑल अबाउट द टू से आवर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने देख ली, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT, सी यहाँ पे मोलैरिटी है, और दूसरा हमने देखा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जिसका फॉर्मूला है डेल्टा TF KFM। डेल्टा TF यहाँ पे क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना, और M क्या है, मोलैरिटी। क्लियर है? तो दिस वाज फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।